चलिए भाई लोग, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 के गणित का पाठ 1 संख्या पद्धति का क्लास 3 है और इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का बेसिक करने वाले हैं। इसके पहले जो 1.1 का बेसिक छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। उसमें बताए थे कि सबसे पहले हम लोग गणना करने के लिए प्राकृत संख्याओं की खोज की थी और चूंकि ये संख्या के द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती थी इसलिए इसे गणना संख्या या गिनती संख्या भी कहा जाने लगा। बाद में इसमें एक जीरो की कमी महसूस की गई तो इसमें एक जीरो ऐड कर दिया गया प्राकृत संख्या में, तब इस समूह को नाम दिया गया पूर्ण संख्या। और हमारी खोज या फिर हमारी आवश्यकता और आगे बढ़ी, जो पूर्ण संख्या भी पूरा नहीं कर सकता था, तब हमने एक नया समूह को खोजा, वो बोलते हैं पूर्णांक। और जब इससे भी ना हमारी आवश्यकता पूरी हुई तब हम लोग परिमेय संख्या को खोजे। तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या का खोज किए गिनने के लिए और उसके बाद इसमें हम जीरो ऐड कर दिए और उसका एक नया नाम दे दिए पूर्ण संख्या। लेकिन जब हमारी आवश्यकता इससे ना पूरा हुआ तब हमें प्राकृत संख्याओं का ऋण, जैसे माइनस अनंत, -3, -1, ऐसे संख्याओं को इसमें जोड़े और इसको नया नाम दे दिए पूर्णांक। लेकिन आगे ये हुआ कि हमारा आवश्यकता इससे भी नहीं पूरा हुआ। मान लीजिए कि सेव गिनना है और उसमें सेव का भाग है 1/2 है या 1/4 है, तो ऐसी संख्याओं को गिनने के लिए हमें एक और ग्रुप की आवश्यकता बना जिसमें भिन्न संख्या हो, जैसे 1/4 और 1/1000, और इस ग्रुप का नाम हम लोग दिए परिमेय। इतना हम लोग पिछले वाले क्लास में कर चुके थे। तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ संख्याएं जैसे पाई, √2 और 0.00100010001 आगे, ये जो संख्याएं हम लोग लिखे हैं पाई, √2 और ये संख्या, ये नहीं तो प्राकृत संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है और ना ही परिमेय है। ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे भी नहीं लिखा जा सकता है और इससे भी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, पूर्णांक है ये नहीं है, पूर्ण संख्या है ये नहीं है, प्राकृत संख्या है ही नहीं। ये है क्या? इससे जितना हम लोग पढ़े हैं संख्या के बारे में, परिमेय संख्या तक पढ़े हैं, उससे ये अलग हो गया। तो इसको क्या करेंगे? तो हमारी ये जो यहाँ तक का खोज था वो कम पड़ गया, हमें अलग से इसका विस्तार करना पड़ेगा संख्याओं को। तो हम जो ये ग्रुप है इसको एक नया नाम देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये वो संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या से परे हैं, परिमेय संख्या के भी बाद हैं। तब हमें जब परिमेय संख्या से अलग एक संख्या का ग्रुप मिला अपरिमेय संख्या, तब हम इस ग्रुप को और विस्तार किए और एक बड़ा समुच्चय बनाए और इस समुच्चय का नाम हम लोग दिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये जो बड़ा समूह हमें मिला जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो, इन दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा परिवार मिला संख्याओं का,
और इस परिवार को हम लोग नाम दिए वास्तविक संख्या। हमारी खोज यहीं तक नहीं रुकी, जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होता जाएगा वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी, और उस प्रकार से हमें और भी खोज करना पड़ेगा। ये संख्या जो वास्तविक संख्या है यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी इंटर में जाएंगे तब आगे पढ़ेंगे, इसमें और आगे सम्मिश्र संख्या जुड़ जाता है और तब इसको मिलाकर संख्या बोला जाता है। टोटल वास्तविक संख्या प्लस सम्मिश्र संख्या बराबर टोटल संख्या। खैर वो इंटर की चीजें वहीं छोड़ देते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, सबका परिभाषा हो गया था। लेकिन ये एक हमें नया ग्रुप मिला है जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या था, उसमें 0 जोड़े तो ये पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या का ऋण जोड़े, -1, -2, -3, अनंत, तो पूर्णांक बना। अब पूर्णांक में भिन्न जोड़े तो परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या के से अलग भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे पाई, √2 और ये संख्या, इसे अपरिमेय बोलते हैं। और इन दोनों को, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। तो वास्तविक संख्या को बड़ा आर से सूचित करते हैं और अपरिमेय संख्या को आई से सामान्यतः। अब इस चार्ट को मिटा देते हैं। तो उधर का परिभाषा हो गया है सबका। अब अपरिमेय संख्याओं के परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इसका परिभाषा देते हैं, वैसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे नहीं लिखा जा सकता है जहां Q बराबर नॉट 0 हो, तब उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे बड़ा इसे सूचित करते हैं। अच्छा, इसको समझाएंगे। कल एक बात याद आ रहा है, बता देते हैं। जब हम इंटर में फिजिक्स पढ़ा रहे थे उसमें था प्रकाश का परावर्तन। तो ये दर्पण था और हम ये बता रहे थे कि जो किरण दर्पण पर आई है वह वापस टकरा कर अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाएगी। तो ये हम लिखवा रहे थे। तो लिखवा रहे थे तो कोई लिख रहा था कि जो किरण आई है उसे लौट कर पहले वाले माध्यम में जाना है। जो किरण आई है, तो एक लड़के को ये समझ में नहीं आया कि जो किरण आई है ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। जो किरण आई है, जब उसे नहीं समझ में आया तो वो अपने बगल वाले लड़के में देखा कि वो कैसे लिखा है, वो ऐसे हम भी लिख लें। तो वो लिख रहा है कि जो किरण आई है, ऐसे। तो यह हाल होता है कभी कभी बोल के लिखवाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो अर्थ नहीं समझ पाते हैं वो। जो इसको कन्फ्यूजन था वो लड़का ग्रुप डी में है, और जो ऐसे लिखा था
वो बिहार पुलिस में है। चलिए तो इस पे आते हैं। परिमेय संख्या के विपरीत होता है अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार इसका परिभाषा भी लेते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा था कि वैसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट जीरो हो, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, देखिए यह छूट रहा है, नहीं लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक हो तथा q बराबर नॉट जीरो हो, तब उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसे बड़ाई से सूचित करते हैं। चलिए, हमको लगता है कि परिभाषा समझ में आ गया होगा। जैसे में कर दीजिए, सबसे प्रचलित है रूट पाई, उसके बाद √2, √3 और कोई भी अंदर रूट में क्या बोलते हैं अभाज्य, वो निश्चित तौर पर होगा। कोई इन दोनों का गुणनफल हो तो भी हो जाएगा, जैसे रूट में 3 दूनी का 6। और एक उदाहरण ऐसे हो जाएगा 0.1 0.1 0.0.1 0.0.01 ... आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी परिभाषा हो गया। अब इसके साथ ही एक और संख्या हम बात किए हैं, वास्तविक संख्या। इसके बारे में भी थोड़ा सा परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। परिभाषा कुछ नहीं है, इसका परिभाषा ये होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संग्रह प्राप्त होता है संख्याओं का, उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। चलिए हो गया, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला देंगे तो जो संग्रह प्राप्त होगा उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए, ये परिभाषा हो गया, इसको मिटा देते हैं। तब और देखिए, हम पहले पढ़ चुके थे संख्या रेखा। तो इस पर हम लोग संख्याओं को दर्शाए थे। जैसे यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ये बराबर इकाई लेते हैं, तो ये आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। इधर माइनस हो जाता है, 1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक, ये यहाँ पर अनंत तक
ये आपका प्राकृत संख्या हो गया, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया, यहाँ पर ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। इतना तो हम दर्शाना सीख गए थे। इसके बाद और बताए थे कि अगर परिमेय संख्या हो तो कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 5/2 है, तो इसका मान होता है 2.5। तो ये होगा 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और ठीक बीच में होगा तो यहाँ पर इसको दर्शाएंगे। ये आपका मान हो जाएगा 5/2। आगे है, आगे और हम बड़े बड़ी मतलब कठिन जो दशमलव के 3-4 अंक तक है, मान लीजिए कि ऐसे है, इसको भी दर्शाना सीखेंगे। और इसमें अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखेंगे। तो यही बता रहे थे कि जो संख्या रेखा है, इस पर हम क्या क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या का पहले से सीख लिए हैं। अब अपरिमेय का बात आता है। तो कोई अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी समझ लेते हैं कि जो संख्या रेखा है उस पर अपरिमेय संख्या को भी दर्शाया जा सकता है। तो ये जो संख्या बना है, संख्या रेखा, इस पर परिमेय तो पहले से दर्शा सकते थे, और आप आज अभी बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को भी दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं, अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं। यानी कि ये हुआ इस संख्या रेखा पर हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। और इसके विपरीत होता है, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, या फिर जो ये बिंदु है, एक वास्तविक संख्या का संगत होता है। जैसे ये संगत हो गया 1 का, ये संगत हो गया 5/2 का। इसी प्रकार संख्या रेखा पर जितनी भी बिंदुएं हैं वो किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती हैं, वो एक वास्तविक संख्या को सूचित करती हैं। इसलिए इस रेखा को कहते हैं कभी कभी वास्तविक संख्या रेखा। जैसे संख्या रेखा इसका नाम है, लेकिन कभी कभी इसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है जो किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता ही है। इसलिए इस संख्या रेखा को कभी कभी वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। इसको लिख लें। अच्छा, लिख लेते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। इसके विपरीत संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। चलिए, एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में हो गया। इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। अब इसका कारण ये हो गया। चलिए,
अब थोड़ा सा और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी किसी भी से आप पूछिएगा कि अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण बताइए, तो जनरली यही बताता है, ये बोलेगा पाई, या बोलेगा √2 या √3। अगर कोई से पूछ जाए कि पाई और √2 के या रूट अंदर कोई संख्या है उसका अतिरिक्त आप उदाहरण बताइए, तो उनको दिक्कत होने लगता है। या फिर पूछ दिया जाता है कि दो संख्याओं के बीच का कोई अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो दिक्कत होने लगता है। चलिए बताते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में हम और जानते हैं। जैसे हम अभी उदाहरण लिए हैं कि 0.01001 आगे। तो पहला बात है कि कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा बात है कि जब उसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव में किसी अपरिमेय संख्या को लिखेंगे तो वो शांत नहीं होगा। हालांकि हम शांत अशांत पर अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना समझ लीजिए कि कोई भी अपरिमेय संख्या होता है उसके आगे डॉट डॉट लगा होता है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि 5 दशमलव के बाद 5 अंक होगा, 6 अंक होगा या 1000 अंक होगा, ये भी निश्चित नहीं है। अनंत तक चला जाता है, वो अनंत तक बढ़ते जाएगा। दशमलव के बाद उसका संख्या कितना हो जाता है? अनंत। पहला बात। दूसरा बात होता है कि अनंत ये भी हो जाता है, 0.333333 ये भी अनंत तक जाता है। लेकिन उसमें और इसमें एक अंतर होता है कि इसमें किसी संख्या या संख्या का समूह का लगातार रिपीटिशन होता है। जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो एक ग्रुप है। या कोई दूसरा और लेते हैं 0 जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट। ये दोनों उदाहरण जो हैं ये भी अनंत तक जाता है। दशमलव के बाद ये भी अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें और इसमें अंतर है कि इसमें एक संख्या का लगातार रिपीटिशन हो रहा है और इसमें संख्या के समूह का लगातार रिपीटेशन होते जा रहा है। लेकिन अनंत तक ये भी जा रहा है, अनंत तक ये भी जा रहा है। लेकिन इसमें जो है ना किसी संख्या और ना किसी संख्या के समूह का रिपीटेशन होगा और जाएगा अनंत तक। तो वैसे कोई भी संख्या हो जाएगा तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ना ये होता है। हम आगे बताएंगे क्यों। क्योंकि इसको लिखा जा सकता है p/q के रूप में। जैसे इसको हम 1/3 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। आगे हम बताएंगे, इस पर डिटेल से चर्चा किया जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है कि इसको और इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन इसको नहीं। तो इसका दो खासियत हो गया कि यदि ये अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में है तो वो अनंत तक जाएगा और उसमें किसी संख्या या संख्या के समूह का लगातार रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी संख्या को, अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप कोई भी संख्या कैसा भी लिखिएगा तो ऐसा लिखने का प्रयास कीजिएगा कि वो किसी संख्या का रिपीट ना हो या संख्या का समूह का रिपीट ना हो। जैसे हम यहाँ जनरली लिखते हैं 0 1, यानी कि एक जीरो के बाद एक एक है, अगला बार 2 जीरो के बाद 1 कर देते हैं, इसके बाद अगला के बाद 3 जीरो के बाद 1 कर देते हैं, इसके बाद अगला 4 जीरो के बाद 1 कर देते हैं। यहाँ किसी चीज का रिपीट तो हो रहा है 0 और 1 का, इसमें 0 1 ही आ रहा है लेकिन किसी खास संख्या का लगातार नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर 0 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 001 का, यहाँ पर 001 का, यहाँ पर 401 का रिपीटेशन होगा। और किसी संख्या का समूह का नहीं हो रहा है लगातार, न किसी संख्या का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। और इसके आगे डॉट लगाना है यानी अनंत तक ये जाएगा। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 5 3 5 5 3 5 5 5 3, कोई भी करके पैटर्न लिख देना। यही ध्यान रखना है कि उसका किसी संख्या के समूह का लगातार रिपीटेशन ना हो। अब बात आता है कि किसी दो संख्याओं के बीच लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें 5 6 और 7 के बीच कोई संख्या लिखना है, तो 6 दे देंगे, उसके बाद दशमलव दे देंगे, या इसमें से ये या फिर ये कोई लिख देंगे कि 6.53553, फिर उसके आगे 5 3 बार कर देंगे, फिर 3, या फिर 6
.01 फिर 0001 00 कोई जरूरत नहीं है 6.10 1110 फिर 1110 फिर उसके बाद 410 कोई भी हो सकता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या का परिभाषा, इसका उदाहरण और इसको कैसे लिखते हैं, उसका दशमलव प्रसार में क्या होता है, और दूसरा क्या चीज किसी संख्या के बीच का कोई अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, आगे उदाहरण आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कोई जानता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान होता है 22/7 और पाई का ही मान होता है 3.14। 3.14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 314/100। इसमें भाग देके 100 पे करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। तो पाई का मान हम किसी भी समस्या को हल करने में लेते हैं 22/7 या फिर 3.14। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 22/7 p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है। ये भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में हो गया, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम लोग मानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आता है, समस्या है। तो इसका ऐसे निदान किया जाता है कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 या 3.14 नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। हम लोग अपने गणना में सुविधा के लिए 22/7 रख लिए हैं या 3.14। इसका मान जो है पाई का 3.14 के बाद हजारों लाखों संख्या तक पहुंच जाता है, और उस संख्याओं में कभी किसी संख्या का या फिर किसी संख्या के समूह का लगातार रिपीटेशन नहीं होता है, अनंत तक जाता है, तब नहीं यह पाई कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये बात है कि जो पाई है उसका वास्तविक मान 22/7 या 3.14 नहीं होता है, ये इसका सन्निकट मान है जो हमें गणना में करने में आसानी होती है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो एक ऐसा बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर तो हो जाएगा पाई के, लेकिन बराबर नहीं होगा 22/7 के। पाई बराबर नहीं है 22/7 के, सन्निकट मान लेते हैं, और ना ही बराबर है 3.14 के। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई 22/7 के बराबर नहीं है, ना ही पाई 3.14 के एक्यूरेट बराबर है। एक्यूरेट बराबर नहीं है, हम सिर्फ सन्निकट मान लेते हैं। ये कुछ खास मान था। एक और है पाई बराबर c/d करके, इस पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे, क्वेश्चन में है ये समस्या। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके अगले भाग में हम प्रश्नावली 1.2 का 2 उदाहरण है, उसमें है कि √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, और √2 को और √3 को, ये दोनों को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, ये करवाएंगे नेक्स्ट में। और उसके नेक्स्ट में प्रश्नावली 1.2 का जितना क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं तुरंत, तब तक बाय।